करते हैं ट्रेड डील की, बजट के बाद की। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट आपसे मिला था मैं परसों परसों और आज में पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो गई। परसों तो ग्लूम एंड डूम था, आज इतना चीयरफुल एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट थॉट्स इस ट्रेड डील पर, और अब इसे एज एन इन्वेस्टर अप्रोच कैसे करें? गुड मॉर्निंग अनुज जी। सही कहा आपने। 48 घंटों में काफी सारी चीजें बदल चुकी है। सडनली बजट अब डिस्कशन से बाहर हो जाएगा, जिसको लेके लास्ट 2 दिन तक काफी हलचल थी, काफी डिस्कशन था। हम हमेशा से कहते आए कि बजट का रिलेवेंस 2-3 दिन ही रहता है। चूंकि ये डील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है मेरे लिए, बिकॉज मेरा कई लोगों से बातचीत हो रहा था। मैंने कभी काफी एक ओवरसीज रोड शोज भी किए हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स से हमारी काफी मीटिंग्स हुई है। किसी को इस डील के टाइमिंग का ऐसा इतना जल्दी हो जाएगा ये अंदेशा नहीं था। दूसरा चीज, जो हम सबसे हाईएस्ट टैरिफ नेशन हो गए थे 50% पे, अब हम अमंग्स द लोवेस्ट टैरिफ हो गए हैं 18% पे। आई थिंक हमसे कम केवल 3 या 4 ही कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान और प्रॉब्ली साउथ कोरिया। तो बहुत अच्छा ये एक न्यूज़ फ्लो है, बिकॉज़ इसने काफ़ी बड़ा ओवरहैंग क्रिएट कर रखा था। सिर्फ इक्विटी मार्केट के हिसाब से नहीं, लेकिन बाकी 2-3 पहलुओं को भी अगर आप देखते हैं, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी, जॉब्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स और सबसे बड़ी चीज़ करेंसी। करेंसी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था, बिकॉज़ इंडिया एक अकेला ऐसा नेशन रहेगा था जो सिंगल आउट हो गया था ट्रेड रिलेटेड हेडविंड्स के लिए। दूसरा चीज, इसके वजह से जो हमने कई सारे एफआई आउटफ्लोज देखे पिछले 12-15 महीनों से, लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर 25 में करीबन $19 बिलियन का आउटफ्लो था। दिस ईयर जो पहला महीना था उसमें ऑलरेडी $3.5 बिलियन निकल चुके हैं। तो 24-25 बिलियन डॉलर चले गए हैं पिछले 15 महीने में। मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे एक हॉल्ट आ सकता है। इवन दो हम बहुत बड़ा इनफ्लो ना भी देखें, तो एटलीस्ट आउटफ्लो अगर रुक जाए तो ये काफी सपोर्ट रहेगा इक्विटी मार्केट्स के लिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और तीसरा, जो इंडिया एक बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था लास्ट 18 मंथ से, नॉट जस्ट बड़े मार्केट्स को बट इवन इमर्जिंग मार्केट्स को लेके हमारा एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस उभर के सामने आया है पिछले 1.5 साल में। मुझे लगता है थोड़ा वहां पे अभी रिवर्स होगा, बिकॉज जो लोग बहुत ज्यादा अंडरवेट बैठे थे इंडिया पे, बिकॉज डील नहीं हो रहा था, वैल्यूएशंस महंगे थे, करेंसी टूट रहा था और अर्निंग्स नहीं ठीक चल रही थी हमारी। सबसे बड़ी बात, हम अर्निंग्स पे भी आएंगे, तो मुझे लगता है एक बड़ा ओवरहैंग बाजू में हट गया है। तो ये एक एलोकेशन इवेंट की तरह मैं इसे देखूंगा, ना कि एक जस्ट ट्रेड डील है। ये बड़ा एलोकेशन इवेंट है फॉर बिग फंड्स हु वेर अंडरवेट ऑन इंडिया। तो उनको थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में अभी चेंज करना होगा। तो मुझे लगता है काफी अच्छा साल का सबसे बड़ा न्यूज उभर के सामने आया है। और मुझे लगता है जैसे अर्निंग्स पिक्चर चल रहा है, थोड़ा अर्निंग्स और थोड़ा सपोर्टिव हो जाए, तो इंडिया का जो 1.5 साल का एक स्टेबल मार्केट था या स्टैग्नेंट मार्केट था, मुझे लगता है हम यहाँ से अब आगे की ओर थोड़ा ढंग का रिटर्न हमारा भी बनना चालू होगा। गौतम जी, नाम आपने इसको बहुत अच्छा दिया, एलोकेशन इवेंट, है ना। लेकिन मैं उससे पहले एक स्पेस पे और आऊँगा जिसको लेके सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें, नेगेटिव प्लेसमेंट थी विद दैट आई थिंक 50% टैरिफ। क्योंकि हमारे बहुत सारे एशियन पीयर्स जो हैं वो टेक्सटाइल में बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, उनके पास सडनली अगर आप देखें एक बहुत बड़ा माइलेज था, और अब हमारा टैरिफ उनसे कम है 18%। टेक्सटाइल, बहुत सारी मिड कैप कंपनियां, लार्ज में भी कुछ एक दो हैं जिनका बहुत बड़ा अंश है टेक्सटाइल, एंड दे आर कंप्लीटली एक्सपोर्टर्स। टेक्सटाइल स्पेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? तो देखिए, हमारा टेक्सटाइल पे कोई बड़ा कवरेज नहीं है, बट बहुत ही क्लियर चीज है कि इसमें हमको एक इंडिया का जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस चला गया था बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज के मुकाबले, वो कॉम्पिटिटिवनेस वापस आ जाएगा। तो क्लियरली टेक्सटाइल सेक्टर एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इसमें। मुझे लगता है जो कंपनीज है, हालांकि हमारा इस पे कोई रेटिंग नहीं है, एस्टिमेट नहीं है, टारगेट प्राइसेस नहीं है, बट वेल्सपन, किटेक्स, गोकुलदास, इंडोकाउंट, ये सारे कंपनीज को क्लियरली फायदा होगा। दूसरा, रेमंड लाइफस्टाइल भी जो है, उनको भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है बेनिफिट होगा इस सब चीजों का। तो हालांकि स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखने जाए तो टेक्सटाइल कोई बड़ा सेक्टर नहीं है, बट हाँ, बॉटम अप आइडिया पिकिंग के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा सेक्टर फ्रॉम अ ट्रेड डील बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू उभर के सामने आ सकता है।
बट वीरेन जी अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं कहना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ छोटे छोटे सेक्टर्स या इंडिविजुअल बॉटम अप आइडियाज, आज का दिन जो है मुझे लगता है एक लिक्विडिटी और एलोकेशन इवेंट है, क्योंकि जो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देश का अपना चल रहा था इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले, थोड़ा सा वो एक मुझे लगता है कई सारे लोगों को वापस से टेबल पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि इंडिया को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि करेंसी भी मुझे लगता है थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ वापस आना चाहिए उसमें, which improves the prospect for dollar returns for a lot of foreign investors. तो बड़े सेक्टर्स में भी मुझे लगता है रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी देखें, जिसमें बहुत बड़े सेक्टर्स नहीं रहेंगे, आपके छोटे छोटे सेक्टर्स ही रहेंगे, टेक्सटाइल, मे बी सम ड्यूरेबल्स हियर एंड देयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उस टाइप के सेक्टर्स या ऑटो एंक्स में भी। बट जो बड़े इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, मुझे लगता है जहां पे एलोकेशन बढ़ सकता है, अगर इंडिया का एलोकेशन आपको बढ़ाना है, तो फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स, ये जो 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है वहां पे एक थोड़ा सस्टेन्ड और ड्यूरेबल अपमूव आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो गौतम जी, अब अर्निंग सीजन भी हाफ वे थ्रू है। यहाँ पर कोई आपको एकदम स्टैंड आउट अर्निंग्स या सबसे खराब अर्निंग्स लगी हो जिन पर फोकस किया जा सके, और अगर इसमें थोड़ा सा ट्रेड डील का भी तड़का जुड़ जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए? तो अनुज देखिए, अर्निंग्स अभी तक ओवरऑल अगर आप टॉप डाउन देखते हैं तो इनलाइन है। हमारे कवरेज के लगभग 199 कंपनीज कल तक नंबर्स पोस्ट कर चुके, तो मान लीजिए 200 कंपनीज के अर्निंग्स आ चुके हैं। एग्जैक्ट इनलाइन नंबर्स आए हैं। हमने 13.3% प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट किया था इन 200 कंपनीज का, एक्चुअल डिलीवरी है 13.6%। अभी इसमें आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी की 31 कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं, वहां पे भी ग्रोथ इनलाइन है 7% का, राइट। अभी इसमें काफी सारे नुआंसेस होते हैं, बिकॉज अब जब टॉप डाउन देखते हैं तो एक बहुत अलग पिक्चर उभर के आता है, अगर आप बॉटम अप देखने जाए तो अलग पिक्चर बनता है। अभी आप 200 कंपनीज को स्प्लिट कीजिए लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं अर्निंग्स को इस बार। लार्ज कैप का अर्निंग्स थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर है, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्जिनली बिलो एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप के अर्निंग्स 24% ग्रोथ है, हमारा एक्सपेक्टेशन करीबन 30% का था। अनुचित पिछले 5 क्वार्टर से स्मॉल कैप्स नेगेटिव टू ±2% अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक टर्न अराउंड क्वार्टर है। तो 24% अर्निंग्स ग्रोथ हालांकि एक्सपेक्टेशन से 3-4% कम है, बट एब्सोल्यूट बेसिस पे देखा जाए तो स्मॉल कैप के अर्निंग्स काफी अच्छा है। थोड़ा लो बेस का उनको सपोर्ट मिल रहा है वहां पे, वो ऑब्वियस है, बिकॉज 6 क्वार्टर से अर्निंग्स कहीं नहीं गई थी स्मॉल कैप्स के। मिड कैप्स के अर्निंग्स पिछले 5-7 क्वार्टर से लगातार लार्ज कैप को बड़ी क्वांटम से आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे अभी थोड़ा सा क्वांटम आउट परफॉर्मेंस ऑन अर्निंग्स कम हुआ है। तो जो हम नंबर्स देख रहे हैं मिड कैप्स के, वहां पे 17% के सामने करीबन 14% का अर्निंग्स ग्रोथ आया है, और लार्ज कैप का अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 13% है। तो लार्ज कैप और मिड कैप का अर्निंग्स ऑलमोस्ट कॉन्वर्ज हो चुका है ये क्वार्टर में, जबकि पिछले 5-6 क्वार्टर अगर आप देखने जाते हैं तो मिड कैप का अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल था लार्ज कैप के मुकाबले। तो लार्ज कैप के वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, और लार्ज कैप का अर्निंग्स ग्रोथ जो गैप था मिड कैप का वो कम हो गया है। तो रिलेटिव बेसिस पे मुझे लगता है लार्ज कैप रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से देखा जाए तो ज्यादा अट्रैक्टिव है। एट अ इंडेक्स लेवल लार्ज कैप वैल्यूएशन 20.5 टाइम पे है, मिड कैप अभी भी 27 टाइम चल रहा है इंडेक्स पे, और स्मॉल कैप 23-24 टाइम चल रहा है। और जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं उसमें ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, इवन केमिकल्स बहुत, मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद नंबर्स इन लाइन आ रहे हैं केमिकल्स के। कंज्यूमर स्टेपल्स जो एकदम 2-3 साल से नंबर्स नहीं आ रहे थे, वहां पे भी 12% का अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक हमने देखा है, 12 कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। दिस इज अ 7 क्वार्टर हाई नंबर। एनबीएफसी बोथ लेंडिंग नॉन लेंडिंग के नंबर अच्छे हैं, मेटल्स के नंबर अच्छे हैं, एंड आईटी वाज इन लाइन। तो काफी सारे सेक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सॉफ्टनेस की तरफ से देखा जाए तो बैंकिंग में बोथ प्राइवेट एंड पीएसयू थोड़े फ्लैटिश है, बट इन लाइन है। सो ये बेसिकली ब्रेक डाउन है अर्निंग्स का, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट मार्केट कैप वाइज, एंड ऑफ कोर्स ब्लेंडेड विद द वैल्यूएशन। अच्छा, ये आपकी एक बात मैं जब जब आपने पीएसयू बैंकों का जिक्र किया एकदम से मेरे जहन में आई। पीएसयू बैंक्स गौतम जी, मतलब इस लास्ट 1 साल के फेज में जब इंडेक्स निफ्टी रेंज बाउंड रहा, प्रीवियस हाई को रीगेन किया बट फिर सरेंडर कर दिया, पैसा बना पीएसयू बैंक्स में, आप लोगों के पोर्टफोलियो में और आपके रिकमेंडेशंस में शामिल भी था ये। द काइंड ऑफ बोरोइंग प्रोग्राम जो इस बजट में प्रोजेक्ट किया गया है, उसके बाद
बॉन्ड यील्ड का स्पाइक होना वो लाजमी था। अभी आप पीएसयू बैंक्स को इस बोरोइंग प्रोग्राम के साथ और जिस प्रकार का बॉन्ड यील्ड्स में बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है उस बीच में कैसे रीड कर रहे हैं आप पीएसयू बैंक्स को? सो आपने सही कहा, हमारा ओवरवेट रहा है और हमें आज भी पीएसयू बैंक्स पसंद है। अभी भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक्स ओवरवेट है। इस क्वार्टर के मॉडल पोर्टफोलियो रिवीजन में भी हमने पीएसयू बैंक्स का वेट और ज्यादा बढ़ाया है, राइट? तो एसबीआई इज वन ऑफ आवर टॉप 5 इंडिया आइडियाज, जो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था निफ्टी का, और इस साल भी हमें वो बहुत अच्छा कंडीशन में लग रहा है, बिकॉज आरओईज अभी भी 17-18% है, ग्रोथ उनका ठीक ठाक चल रहा है, और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है पीएसयू बैंक्स में। इनफैक्ट अगर आप देखने जाए अभी, तो ऑन अ 1 ईयर बेसिस पीएसयू बैंक वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कैलेंडर 2025 में, और ऑन अ 5 ईयर बेसिस आल्सो पीएसयू बैंक अभी नंबर 1 पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न्स। इसके बावजूद भी वैल्यूएशंस अभी काफी सस्ते हैं, एसेट क्वालिटी का आउटलुक ठीक ठाक है, क्रेडिट ग्रोथ हमें लगता है यहाँ से पिकअप होगा। तो हमारा जो झुकाव है वो अभी भी पीएसयू बैंक की तरफ थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक हम थोड़ा सा अंडरवेट है, बिकॉज हमारा पीएसयू बैंक में बड़ा ओवरवेट है, और वहां पे हमें ग्रोथ ठीक ठाक लग रहा है। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बड़े दिन पर आज आप हमारे साथ जुड़े और इन सब टॉपिक पर आपने बात की हमारे साथ। KD Economics के